नमस्कार दोस्तों। इस बार मोदी जी अमेरिका गए, फ्रांस गए। पहले आपने एक चीज नोट करी होगी कि राहुल गांधी कहीं भी आपको एक्शन में दिखाई नहीं देते थे। आपको याद है, हमेशा जब भी मोदी जी यूके, यूरोप, अमेरिका कभी भी गए हैं, राहुल गांधी उनके ट्रिप से एक हफ्ता पहले पहुंच जाता था, वहां पर गन डालता था और किसको मिलता था? मिस्टीरियसली पहले तो पहुंचता था वहां पर, और उसकी आइटनरी बड़ी क्लियर थी। एंटी इंडिया फोर्सेस को मिलना, डीप स्टेट के ऑपरेटिव्स को मिलना, सोरोस के फंडेड जो ग्लोबलिस्ट हैं उनको मिलना, पाकिस्तानी जो आईएसआई के एजेंट्स हैं उनके साथ फोटो खिंचानी, इवन बांग्लादेशियों के साथ भी वो आपको दिखाई देता था। और उनके साथ वो सिंपैथी भी दिखाता था कि देखिए मोदी जी बड़ा गलत काम कर रहे हैं आपके टेररिस्ट से के साथ जो भारत में उड़ाए जा रहे हैं हर रोज की तरह। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा हुआ है कि वहां गया, कोई टूल किट क्रिएट नहीं करी, और इतना डर गया है कि ट्रंप आए हैं, नया दादा आया है अमेरिका में, और वहां पर ना तो पहुंचा, ना भारत को डिफेम करने का कोई मौका मिला। इसे पहली बार है इतने सालों में कि राहुल गांधी आपको कहीं भी मोदी जी के ट्रिप से पहले दिखाई नहीं दिया। कोई सीक्रेट मीटिंग्स नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई टूल किट नहीं, नथिंग। अब यह हुआ क्यों है और वहां पर जाकर मोदी जी ने कौन से काम कर लिए, इसके ऊपर बात करेंगे देश कपूर जी के साथ, जो यूएसए में बैठे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं जियो पॉलिटिक्स को। आज इट इज अ ऑनर दैट ही इज विद अस। सो सबसे पहले आपको वेलकम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो टुडे। थैंक यू सुमित जी। ऑल लाइक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू कम टू योर शो। मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ। सो आई थिंक ये टॉपिक भी आपने बहुत बढ़िया चूज किया है। तो राहुल गांधी यूएस क्यों नहीं आए और टूल किट का पूरा ऑपरेशन उन्होंने क्यों नहीं किया? वो किसी से मिलने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। तो राहुल गांधी तो हैं, पर दूसरा मिसिंग था। तो अब वो अपने आप से मिलने के लिए कहाँ तक जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले तो ये पूरा यूएस एड का पूरा कारोबार चलता था। वो यूएस एड का कारोबार एक्चुअली वहाँ तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर जो एक साथ काम करती हैं, और ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, सोरस की ऑर्गेनाइजेशंस और यूएस एड। ये तीनों तालमेल बनाकर काम करती हैं, और इनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो आप यूक्रेन में देख लो, बेलारूस में देख लो, जॉर्जिया में देख लो, वो पूरा जो उन्होंने कलर रेवोल्यूशंस की वो देख लो, बांग्लादेश में देख लो, इंडिया में देखो, इनका एक टूल किट है जो ये यूज करते हैं। अब वो टूल किट जो है जो ये यूज करते हैं वो अब अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उनका यूएस एड बंद हो गया है, और उसके साथ साथ जो बाकी उनके जो चेले चमटे हैं वो भी बंद हो गए हैं। ऊपर एक तो ये बात है कि वो यूएस एड बंद हो रहा है और वो अवेलेबल नहीं था इनको फंड करने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनकी बात आगे बढ़ाने के लिए। पहली तो ये बात थी, और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सुनने में आया है कि एक्चुअली जो इस विजिट पे मोदी गवर्नमेंट को, मोदी जी को एक्चुअली उन्होंने पूरी लिस्ट दी है of the Indian journalists and India media personalities who were actually funded by the USA. तो हुआ उल्टा गया है। तो जो उनके कोलैबोरेटर्स हैं उनकी बात बाहर आ गई है। अब वो तो लाइक ऑब्वियसली वो धीरे धीरे प्ले होगी, और जो जो सही लोग होंगे उनको निकाला जाएगा बाहर। बट द थिंग इज के राइट नाउ इस समय इलॉन मस्क और जो पूरी जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो इस बात पे तुल गई है कि यूएस एड को खत्म करना है। बिकॉज यूएस एड की हिस्ट्री ऐसी रही है, उन्होंने बहुत सारे कूज किए हैं, रजीम चेंजेस किए हैं, और वो बाहर तो करते रहे, करते 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 टूल किट उन्होंने इतनी पैनी कर ली कि उनको लगा कि अपने देश में भी यूज कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उन्होंने वही चीज, वो जैसे वो है ना, वो राक्षस जो था, जो सबको मारता फिरता था, फिर अपने सिर पे उसने हाथ रख दिया था, भस्मासुर। भस्मासुर। तो ये भस्मासुर बन गया यूएस एड। अब कहीं ना कहीं तो मारना था उसको, वो भस्मासुर को। ये तो वो वही हुआ यहाँ पर कि अल्टीमेटली जो जो यहाँ का जो इंटेलिजेंस और जो
जो बाकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर हर कंट्री में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डीप स्टेट वगैरह से बिके हुए होते हैं, और दूसरे वो जो फिर भी पेट्रियाटिक होते हैं। वो लड़ते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, जब तक सही टाइम नहीं आता वो कभी बाहर नहीं आते, ना अपना पूरा चेहरा दिखाते हैं। तो मैंने जितनी बातचीत की है यहाँ पर कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों से या बाकी लोगों से, मैं हमेशा मैं इनसे ये पूछता था, वो काफी सिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स ट्रम्प। मैं उनसे हमेशा ये पूछता था कि वो पेट्रियाटिक अमेरिकन गए कहाँ। तो वो कहते थे वो दिखाई देंगे, धीरे धीरे सामने आएंगे। तो इस इलेक्शन में मेरी डिस्कशन इस इलेक्शन से पहले और उसके आसपास यही होती थी, क्योंकि लाइक इट इज अ वेरी सीरियस थिंग जो यहाँ हो रहा था। मतलब मैंने इसको बहुत तरह से मैंने कवर किया है अपनी न्यूज़लेटर पे, जो मैं दृष्टिकोण.com पे लिखता हूँ। काफी डिटेल में मैंने इसके बारे में लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट पहलू के बारे में लिखा है। तो मैं इसको एनालाइज करता रहता था डिफरेंट तरीके से कि आखिर ऐसा क्यों है कि इस देश में ये ऐसा हो रहा है जो हो रहा है। मतलब इलीगल्स आ रहे हैं, वोकिज्म बढ़ रही है, जो पेट्रियाटिक जो लोग हैं उनको गिराया जा रहा है, बाहर जाके रिजीम चेंज आना, वो आनन फानन में वो रिजीम चेंज कर डालते हैं बिना सोचे समझे कि कौन तुम्हारा दोस्त है कौन तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो उस लिहाज से देखो तो जो ये पूरा जो इनका तालमेल था इन लोगों का, ये पूरा जो डीप स्टेट कह लो या जो मर्जी कह लो, आई थिंक डीप स्टेट इज अ वेरी जेनेरिक टर्म। उसके like, उसका काफी उसके पहलू भी हैं। बट अगर मैं ये कहूं कि ये जो पूरा जो तंत्र था जो बनाया हुआ था इन्होंने, विच वॉज एक्चुअली गोइंग अहेड विद वो उन लोगों को जिनको वो लाइक नहीं करते उनका रिजीम चेंज कर दो, उसका लाइक वो जो था वो देवर ट्राइंग वेरी हार्ड कि किसी तरह से मोदी जी को हटाया जाए, बिकॉज उनको उनका बेसिक जो एम है ना वो है कंट्रोल। यूएस में अगर उन्होंने वही वाली सारी टूल किट अगर यूएस में यूज की, वो सिर्फ इसलिए यूज की क्योंकि यूएस पे कंट्रोल करने के बाद उनके पास अनलिमिटेड पावर हो जाती है। इतनी पावर जितनी यूएस के पास है, मिलिट्री, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ऑल दैट, वो और किसी के पास नहीं है। तो अगर वो ऐसा यहां कंट्रोल कर लेते हैं, देन दे कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। और मोदी जी वाज एक्चुअली अ रोड ब्लॉक इन देयर डिजाइंस। तो इसलिए मैंने एक्चुअली एक लिखा था, एक न्यूज़लेटर मैंने किसी पॉइंट में लिखा था कि जब मोदी जी ने लाइक व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूक्रेन से एक तरफ बात कर रहे थे, रशिया से दूसरी तरफ बात कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कैसे ये वॉर खत्म हो, ये एक्शन जो है, सिर्फ ये एक्शन के वॉर रुक जाए, दैट इटसेल्फ इज एन अटैक ऑन द डीप स्टेट। बिकॉज जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जो डीप स्टेट है वो तो लाइक उसका तो दाना पानी इसी से चलता है, और आप वही बंद करने पे लगे हुए हो। तो ये मोदी जी को हटाना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक वो बन गया था, एम बन गया था। अब वो लाइक उसकी सारी बैक टूट चुकी है। अगर किसी ने जेडी वैंस की स्पीच सुनी है टू सिक्योरिटी काउंसिल में, इट इज अ रिमार्केबल स्पीच, हर किसी को सुननी चाहिए। वहां से समझ में आता है कि आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी, बिकॉज उन्होंने जेडी वैंस ने यूरोपियन लीडर्स के सामने खड़े होके उनको लताड़ लगाई है, सीधा साफ साफ बोला है कि आप सारे डेमोक्रेसी के ही खिलाफ हो। अगर हम आपको सपोर्ट भी करें, फंड भी करें, तो किस मुंह से करें? आपका तो वो शेयर्ड सिविलाइजेशन वैल्यूज ही नहीं है। जहां से हम शुरू हुए थे आप तो वहां हो ही नहीं। इनफैक्ट आप तो उनके साथ हो, आप तो वैसा बिहेव कर रहे हो जिनके साथ हम लड़ा करते थे कोल्ड वॉर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो मुझे लगती है, वो है जो स्टेटमेंट जो मोदी जी ने दी जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री सेशन जो अभी हुआ था बजट का। उन्होंने कहा ये पहली बार है 2014 के बाद जब किसी पार्लियामेंट्री सेशन से पहले कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं हुई। इट वॉज एक्चुअली अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। वो 2014 की बात कर रहे थे, पर मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस से पहले से लेके आज तक
ऐसा टाइम ही नहीं आया कभी जब फॉरेन इंटरवेंशन ना हुई हो। ये पहले साल है जब वो आफ्टर ये इलेक्शन के बाद कि वो फॉरेन इंटरवेंशन अब नहीं होगी एटलीस्ट कुछ साल तक। तो मेरे से कई लोग पूछते हैं कि इंडिया को यूएस से क्या चाहिए, उसको आर्म्स चाहिए, फलाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंडिया को यूएस से कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि आप ये जो सबवर्जन कर रहे हैं ना, ये बंद कर दो। ये जो आप ये ऑपोजिशन के साथ मिलके जो आप खेल खेलते हो, वो खेल बंद कर दो ताकि गवर्नमेंट फोकस कर सके जिस काम पे वो करना चाहती है। भाई अगर मैं 100% अगर अपने आप को बढ़ाने में फोकस करूंगा तो मैं अच्छा बनूंगा ना। पर अगर मेरा दिमाग अगर चारों तरफ लगा रहेगा, मैं खुद पे नहीं लगाएगा, तो मैं क्या करूंगा उसमें। तो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यही था जो उन्होंने वहां दिया कि पहली बार ऐसा है कि फॉरेन इंटरवेंशन इस समय नहीं है। दैट इज आंसर। देश जी, मुझे एक चीज बताइए कि हमेशा में देखते हैं कि जैसे आपने बोला कि मोदी जी ने बोला है कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं हुआ, समझ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि राहुल गांधी का भी एक हैंडलर है जो फॉरेन में बैठा है, नाम है सैम पित्रदोष। पित्रदोदा नहीं है, पित्रदोष है वो। तो उसका जन्म ही एक अपने पिता के लिए भी वो दोष था। अब उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं कि मोदी जी आए हैं ये गलत काम कर रहे हैं। ऊपर से खालिस्तानियों को भी आपने डंडे पड़वा दिए। जो मोदी जी वहां पे पहुंचे थे व्हाइट हाउस में, वहां पर भारतीय भी थे, खालिस्तानी थे, खालिस्तानियों को डंडे पड़े हैं इस बार। आपको लगता है कि ये सारी चीजों को देखकर राहुल गांधी भी डर गया है, जो बोलता था डरो मत? हाँ हाँ, वो तो 100%, क्योंकि जो दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। वेल दैट्स ऑल आई विल से। हुआ ये है कि वो जिन जिन माई बाप के लिए वो काम करते थे, वो माई बाप अब माई बाप नहीं रहे। अब उनको जेल की वो हवा खाने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, अगर वो जिस तरह से बातचीत हो रही है, कैश पटेल तो साफ साफ बोलता है। और जो वो पैम बियोंडी जो है, जो अटॉर्नी जनरल है, वो तो अब तो लाइक उसके वीडियोस देखो वो क्या कर रही है। मतलब इट इज लाइक वो कंप्लीट वॉर जो हो रही है यहाँ पर। और ये आगे होने वाली, बिकॉज सी वो होता है ना, एक पेंडुलम होता है। अगर आप उसको एक इतनी वो एक्सट्रीम में ले जाओ तो वो हमेशा वापस आता है। और जब वो वापस आता है ना, जो डिस्ट्रक्शन करता है वापस के रास्ते में, वो बहुत तगड़ी होती है। ये वो वाला टाइम है, वो पेंडुलम को बहुत एक्सट्रीम में ले गए। क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता था पिछले कई सालों से, जब से मैं लिख रहा हूं और जब से मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा था। मतलब इफ यू गो बियॉन्ड, अगर आपने ट्विटर फाइल्स देखी है, उनको वो जो फाइल्स उन्होंने निकाली थी, अगर उसको ढंग से स्टडी किया है तो आपको पता चलेगा कि एंटायर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द सोशल मीडिया वाज वर्किंग विद द डेमोक्रेटिक पार्टी टू टारगेट सम पीपल, यहां पर मतलब यूएस में और बाहर। तो वो डेमोक्रेसी रही कहां फिर ये जब जब वो रिपब्लिकन्स की जब प्राइमरीज चल रही थी, जब उनके वो डिबेट्स होती थी प्रेसिडेंशियल की, तो जब थर्ड डिबेट चल रही थी शुरू हुई, तो सबने अपनी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स बोली। तो विवेक रामास्वामी ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट बोली। उसने मेरी नजर में वो ओपनिंग स्टेटमेंट वाटरशेड थी। वो इसलिए उसने कहा, उसने ये तो बोला कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में, उसने सीधा बोला कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भी बिकी हुई है। क्योंकि जो जो पूरी डिबेट हो रही थी वो एक डेमोक्रेटिक लीनिंग एंकर के सामने हो रही थी और वो लीड कर रहे थे। तो उसने रोना मैकडोनल्ड जो थी, जो रिपब्लिकन चीफ थी, उसको बोला कि मैं अपना सारा टाइम स्वीट कर दूंगा, कैन यू कम अप एंड रिजाइन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बिकॉज यू आर फेल्ड एवरीवन। तब मेरे को समझ में आई एक बात जो मैंने पहले कभी सोची नहीं थी, कि ये लड़ाई, ये वाली इलेक्शन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में थी ही नहीं। ये वाली जो इलेक्शंस थी वो डीप स्टेट और डीप स्टेट के चैलेंजर्स के साथ थी। विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क, तुलसी गैबर्ट, ट्रम्प, ये सारे चैलेंजर्स थे टू द डीप स्टेट। द रेस्ट वर द डीप स्टेट। सो यू अंडरस्टैंड। सो ये जो सारा यहां हो रहा है, जिन्होंने इनको पनपा, जहां से ये पनपे, ये सारे लोग जो ऑपोजिशन के हैं, जो चौड़े होके घूम रहे थे, जिनको हजारों
वो करोड़ों रुपए आते थे वहां से, डॉलर्स, जो उनको फ्री में दिए जाते थे बाय यूएस एड, चाहे वो वर्ल्ड विजन हो, चाहे वो पॉपुलेशन सर्विसेज हो, चाहे वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो जो इंटर न्यूज वगैरह वो जैसे रन करती थी, ये उनको फ्री के पैसे देती थी जिनसे उनसे काम कराते थे। ये भाड़े के टट्टू थे, ये सारे सैम पिट्रोडा, ये सब भाड़े के टट्टू थे। इनको पैसे नहीं मिल रहे अब ये कहाँ जाएंगे? वो जो पैसे आ ही नहीं रहे तो ये काम वो कहां से करेंगे? अब जो लोग जिनको पैसे मिल रहे थे, नाउ दे आर द टारगेट। यानी कि राहुल गांधी यहां पे अमेरिका में आते थे टूल किट क्रिएट करने के लिए। टूल किट पूरी की पूरी मोदी जी के हाथ में दे दी है ट्रंप ने विद लिस्ट कि ये सारे टूल किट के पार्ट है, जाओ खेलो इनके साथ। लेकिन देखिए देश जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, सिस्टम अभी भी कांग्रेस का ही है। अगर आप पूरा मीडिया देखेंगे वहां पर मोदी बैशिंग हो रही है कि मोदी जी अमेरिका में गए, यानी कि जो इनकी हेट्रेड है मोदी जी के लिए और इनके जो चहेते जो यूट्यूबर्स हैं, इवन के कांग्रेस के लीडर भी। मनीष तिवारी एक पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में है तो शायद इसलिए अनपढ़ वाली बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि ट्रंप ने तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए, भारत के ऊपर लगाया उन्होंने, और मोदी जी वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं कि हम अमेरिकन फाइटर जेट्स लेंगे। ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं क्या? क्या पूरी दुनिया पे लगाए हैं? ये इस तरह से चेरी पिक कर कर ये कैसे बोल लेते हैं, कुछ समझ नहीं आती। और इसको एम्पलीफाई किया जाता है हमारे बिके हुए मीडिया सेल्स के थ्रू। वो है ना, एक वो शेर है बहुत अच्छा, कि कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तो ये सारा मीडिया, ये सारे लोग खुद बिके हुए थे, ये किसी से क्या ढंग से बात कर पाएंगे, क्या नेगोशिएट कर पाएंगे? और वही होता था हमारे साथ जब से, इनफैक्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस टिल नाउ, जब तक मोदी जी नहीं आए तब तक तो यही था ना कि हम कभी अपनी बात कर ही नहीं सकते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी जी आए तो एटलीस्ट उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बात तो की किसी से, उससे पहले तो होती भी नहीं थी। तो ये जो मीडिया वाले थे जो ये बात करते हैं कि टैरिफ लगाए और ये किया वो किया, ये टैरिफ लगाना एक चीज है और ये वेपन्स खरीदना दूसरी चीज है। ये जरा समझने वाली बात है, क्योंकि इंडिया के पास जो है ना इस समय 31 स्क्वाड्रंस हैं, जो सैंक्शनड स्क्वाड्रंस हैं वो 42 हैं। इंडिया के पास प्लेन्स नहीं है, बिकॉज इंडिया के जो जितने प्लेन्स थे जो मिग 21, 23, 27 जो थे, वो सारे आउट ऑफ जा चुके हैं। अब इंडिया के पास नहीं है वो प्लेन्स जो चाहिए, तो इसलिए राफेल खरीदे। इसीलिए F-35 का खरीदना इज यूजफुल, बिकॉज उसके साथ स्टेल्थ एवियोनिक्स वगैरह भी आता है। राफेल का अपना एक स्ट्रेंथ है, पर इसका अपना एक स्ट्रेंथ है, दोनों का अपने अपने स्ट्रेंथ है। प्रॉब्लम मतलब ये अगर डील हो जाती है F-35 की, दैट विल बी अ लैंडमार्क डील, एंड द रीजन इज वो ये नहीं समझ पाए ये बात को पूरी तरह से कि ये जो डील इतनी बड़ी इसलिए होगी बिकॉज F-35 यूएस कभी उस कंट्री को देता ही नहीं है जिसके पास S-400 होता है, क्योंकि तब सिक्योरिटी लीक्स हो सकते हैं, डेटा लीक्स हो सकते हैं जो रशिया के हाथ में जा सकते हैं। अगर ये डील हो जाती है तो वो बहुत सारा चीजें वो सोचने वाली होंगी इसमें। ये पहला ऐसा इंस्टेंस होगा अगर ऐसा हुआ तो, राइट? तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। जहां तक उसका सवाल है टैरिफ्स का, वो तो सबके साथ ही हुआ है ना, और वो होगा भी। मतलब इंडिया कोई आइसोलेशन में तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यूएस जो है वो कंप्लीट हर किसी पे टैरिफ लगाता चला जाएगा बिना सोचे समझे। सी, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना उसकी एक नीड रहेगी, राइट, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पब्लिसिटी एंड बिकॉज ऑफ जो ट्रम्प गवर्नमेंट के दिमाग में है, उनका व्यू पॉइंट है। मतलब अगर आप वो पिछले वाले जो ट्रम्प 1.0 का जो वो था जो रजीम थी, अगर आप वो टर्म उसमें जाएं अगर, तो उनका जो चाइना का जो मेन पॉइंट जो बंदा था पीटर नवारो, उसने तो बुक लिखी थी कि दैट 8 वॉर्स अगेंस्ट चाइना।
In fact, he wrote an article for Drishtikon also on the same point. The thing is कि चाइना के खिलाफ तो ये हैं, वो तो पक्का है, पर अगर चाइना से आप चीजें नहीं लेते और अगर आप यूएस में बनाने की कोशिश करते हो तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ओवर टाइम कुछ चीजों में टैरिफ लगाएंगे और बाकी चीजों में टैरिफ नहीं लगाएंगे, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूएस की जो डोमेस्टिक वॉर है, जो डोमेस्टिक बैटल है, वो हार जाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो चीजें क्रिएट होती हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, वो स्प्लिट होंगी। ये ऐसा ही है, मतलब जो मेक्सिको पे अगर 25% लगा रहे हैं, जो मेक्सिको में चीज बनती थी वो कहीं और जाएगी। सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा कि जो डिस्पर्सल है वो ज्यादा होगी। इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ चीजों में टैरिफ लेकर बाकी जो एरियाज हैं उन पे टैरिफ ना लगवा कर, सी, अगर लग्जरी गुड्स पे टैरिफ लग जाते हैं जो यूएस से आती हैं, और जो नॉर्मल गुड्स हैं उस पे टैरिफ नहीं लगते, जो इंडिया की जो वहां जानी है, तो इंडिया के लिए तो बेटर है ना। अगर उन्होंने कहा है कि हार्ली डेविडसन पे आपने और हमारी जो कार्स हैं उस पे आपने 400% लगा रखा है टैक्स, या वो इतना ज्यादा टैक्स लगा, उसको कम करो, हमने कम कर दिया, ठीक है। उनका वो लग्जरी गुड्स हैं जो यहाँ आ रही हैं, दे हैव टू कम्पीट विद महिंद्रा यहाँ पर कम्पीट करता है। यूएस में महिंद्रा के ट्रैक्टर्स जो हैं साउथ में, अमेरिकन साउथ के अंदर, जॉर्जिया में, टेक्सास में, वो कम्पीट करें जॉन डियर के साथ, तो उसको क्या डर है कि अगर यहाँ से जो कार है वहां चली हैं, वो तो वैसे भी जा रही हैं, तो वो तो अच्छा ही है। पर वहां के जो गुड्स हैं, इंडिया के गुड्स अगर यहाँ आ जाती हैं ज्यादा, बिकॉज बाकी लोगों को टैरिफ लग रहे हैं, तो वो तो इंडिया के लिए अच्छा ही है। आई थिंक ये जो है ना, वो मैं वही कहता हूँ कि डिप्लोमेसी जो है वो लाइक इट कैनॉट बी वो हैकिंग से नहीं हो सकती, इट हैज टू बी डन बाय स्कैल्पल। तो ये धीरे धीरे स्कैल्पल से करना पड़ेगा, किस चीज को रखना, किस चीज को निकालना है। वो तो ट्रम्प ने बोल भी दिया है कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर एंड ही इज मच मोर टफर देन मी आल्सो, एंड वी नो दैट कि मोदी जी जाते हैं तो वो इंडिया फर्स्ट का नारा लेके चलते हैं। उन्होंने कुछ दे दिया और कुछ ले भी लिया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें ट्रेड जो डेफिसिट है उसको खत्म करना है, ऑयल दे दीजिए, आपके पास ऑयल है, आपके पास गैस है, हम लेने को तैयार है। F-35 है, दे दीजिए, हम लेने को तैयार है। एंड ये हो सकता है इंडिया माइट बी दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास F-35 भी हो, राफेल भी हो और सुकोई 57 भी हो। सोच के देखिए कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात बोल रहे हैं सुकोई के लिए, और इधर हमने ऑलरेडी जो डिफेंस का MRO है वो बनाना शुरू कर दिया। सभी के ओवरऑल करने वाले काम हम यहां पे करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पे दोबारा आते हैं, क्योंकि मुद्दा आज कांग्रेस का है। इनकी धज्जियां उड़ानी है कि किस तरह से दोगले हैं। मोदी जी वहां पर तहव्वुर राणा को भारत में लेके आने की बात चल गई है और वो सैंक्शन हो गया कि ही इज गोइंग टू कम बैक। 26/11 का टेररिस्ट तहव्वुर राणा जो अमेरिका में बैठा हुआ था, कांग्रेस ने बोल दिया ये कौन सी बड़ी बात है, आप उसको ले आए, लेकिन आप हाफिज सईद को क्यों नहीं लेकर आए? भाई हाफिज सईद, जिसको आप बोलते थे हाफिज सईद बाप साहब, कांग्रेस पार्टी बोलती रही है ऑन रिकॉर्ड, आज प्रिटेंड कर रही है कि भी वो हाफिज सईद के अगेंस्ट है। यानी कि उन्होंने जो हाफिज सईद को साहब बोल रहे थे, आज उन्होंने उसको भी ट्रक के नीचे फेंक दिया। सी, अगर हम एक्चुअली फैक्ट्स को देखें, फैक्ट्स को अगर ढंग से देखें, तो जो देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि जो 26/11 जो था, दैट कुड नॉट हैव, अगर कांग्रेस की ब्लेसिंग ना होती तो, या इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो सब जानते हैं। मतलब जो बातें वो जाहिद हामिद उस समय कर रहा था जब एक्चुअल 26/11 हो रहा था, वो कलावा देख के और वो सब करके वहां पाकिस्तान में जो कर रहा था बातें, वही वाली बातें उसमें आरएसएस की साजिश जो थी बुक, उसमें लिखी हुई थी, जो इन सब लोगों ने वो निकाली बाद में। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कोलैबोरेशन हो ही रही थी ना, इतना आसान तो नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे वो हैं
वो एविडेंस हैं जिसमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। क्या था वो अभी क्लियर नहीं है और धीरे धीरे हो जाएगा। अब तक लोग पूछते हैं कि मोदी जी फ्रंट फुट पे इतना क्यों नहीं खेल रहे थे, बिकॉज आग लगने का डर। अगर हम अब देखें कि बांग्लादेश में क्या हुआ और ये देखें कि फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह में क्या चल रहा था, या उसके बाद क्या हो रहा था, सीए के प्रोटेस्ट में और बाकी जगह, तो हम वो समझ पाएंगे कि जो खतरा था बहुत तगड़ा था। जो सो कॉल्ड फार्मर्स रेड फोर्ट पे अपना वो हमारा झंडा उतार के किसी और का झंडा लगा सकते थे, वो 7 लोक कल्याण मार्ग पे भी जा सकते थे, राइट। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1982 में ये खालिस्तान की मूवमेंट जब उसने वो प्रमोट हुई, जब उसको बढ़ाया गया, वो 1982 में एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी भिंदरन वाला, लाइक वो जो अकाली दल के जो थे लोंगोवाल और बाकी वो 2-3 और लोग थे, उन्होंने मिलके पंजाब से निकाली थी टू एम्बैरस इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द एशियन गेम्स। वो हरियाणा में उन्होंने रोक के, जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद भजन लाल थे, उन्होंने उनको एक मार के लाठी चार्ज से भगाया और उसको यूज करके, उसकी फोटोग्राफ्स और एट्रोसिटी लिटरेचर को यूज करके उन्होंने आगे प्रमोट किया खालिस्तान को। जब ये ट्रैक्टर रैली, जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, आई एम वेरी श्योर कि मोदी जी को याद होगा कि पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी बात है, वो बड़े प्रेडिक्टेबल है। वो सेम कहानी बार बार दोहराता है, वो एक ही कहानी को बार बार दोहराता रहता है। वो ऐसे समझता है जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब अगर आप देखो, एक्चुअली अगर आप देखो तो जो 2000, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2002 में जब गुजरात के वो दंगे होते, उससे पहले जो ट्रेन बनी हुई थी गोधरा में, राइट, तो लोगों को ये याद नहीं है कि 2001 के एंड में ऑपरेशन लाइक पराक्रम वो शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन द पार्लियामेंट। वो जो ऑपरेशन पराक्रम था, ये पक्का हो गया था कि फरवरी एंड तक आते आते इंडिया वाज रेडी टू अटैक पाकिस्तान। एक्चुअली गोधरा का जो बर्निंग थी, दैट वाज टू स्टॉल दैट। मतलब वो एक सोची समझी साजिश थी टू स्टॉल इंडियाज अटैक ऑन पाकिस्तान बाय क्रिएटिंग दीज राइट्स। वो ये था। तो उस समय जो इंडिया ने जो प्लान किया था ना, अगर आप वापस जाओ, अगर आप देखो कि इंडिया का प्लान क्या था, दैट प्लान वाज वेरी सिमिलर टू द अटैक ऑन बालाकोट। पाकिस्तान को याद नहीं है, मैंने एक्चुअली जाके पढ़ा, मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये तो वही किया इन्होंने तो। और सो उनको दे आर सो प्रिडिक्टेबल कि उनका वो तब भी वो प्लान चलना था और आज भी वो प्लान वो चल पड़ा, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल लोग हैं। तो कुछ तरह से अगर देखो तो ये जो इन्होंने जो हमेशा जो करते रहे हैं काम, ये कांग्रेस वाले जो लोग हैं, ये समझते हैं कि वो किसी को वो समझ में नहीं आएगा और ये ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे और वो भारत के लोगों को बेवकूफ बनाते चले जाएंगे। ये ऐसा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। अगर आप देखो तो शशि थरूर जी के स्वर ऑलरेडी बदले हुए नजर आते हैं। अगर आपने उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट देखी हो तो आपको पता चलेगा वो क्या बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो वो किसी को कभी बोलते ही नहीं है, वो तो हमेशा वो ईगो फिल्ड वो इंसान है जो ये बोलता है कि मैं सबसे बड़ा नेगोशिएटर हूँ। उन्होंने कैसे बोल दिया कि मोदी जी इतने बड़े नेगोशिएटर है, मेरे से भी बड़े। उनके तो स्वर बदले हुए नजर आते हैं। सर, ये कांग्रेस की बात शुरू हो गई है, एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जब ये देखती है कि मोदी जी और ट्रंप वहां पे मिल रहे हैं, ट्रंप खुद कुर्सी लगाते हैं मोदी जी के लिए, आपने कभी देखा था कि भारत का प्रधानमंत्री जाए उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुर्सी लगा रहे? हम तो देखते थे कि कुर्सी खींची जाती थी और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कोने में यतीमों की तरह खड़ा होता था फोटो ऑप के अंदर, और आज यहां पर सेंटर स्टेज में है। ऊपर से हमने देखा कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके खिलाफ भी बड़ी डीपली डिस्कशंस हुई हैं। बांग्लादेश के ऊपर बोल दिया, आई एम लीविंग इट फॉर मोदी जी, यू डू वॉट एवर यू डू। यानी कि कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम था, इनके जो लिब्रांडू हैं, इनके जो मीडिया हेड सेल्स हैं,
इनको तो रातों को नींद खत्म हो गई होगी ये सब कुछ देखकर कि अब तो मोदी जी को फ्री हैंड मिल गया, अमेरिका की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। इनकी दुकानदारी चलेगी कैसे? नहीं चलेगी। तो इनका इनका टाइम आ गया है। सी वो लोग कई कह रहे थे ना कि ये गए थे डॉक्टर जयशंकर वहां पर वो इनवाइट लेने के लिए। तो मैं ये सोचता था, मैं जब मैं सुना तो मैंने सोचा कि वो लोग ये बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तानी लोग थे, वो लाइन में लगे थे इनविटेशन खरीदने के लिए। वो उनकी फोटोग्राफ्स भी नहीं आई हैं कि वो लाइन में लगे थे फोटो वो लेने के लिए इनविटेशन टू दैट वो इवेंट। जो जो लोग लाइन में लगे थे ना इनविटेशन लेने के लिए, जिनको वो लोग फंड करते हैं, वो लोग उसके बारे में बोल रहे थे जो फ्रंट रो में वो फर्स्ट सीट पे बैठा था। मतलब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? आप हो कहां? आप हो कहां? मतलब आपको वो बंदा फंड कर रहा है जिसके पास खुद की कोई औकात नहीं है, राइट? और आप उसके बारे में यस। जो पहली रो की पहली सीट पे बैठा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ना वो होना चाहिए, पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये लोग अगर बोले कुछ भी कि वहां जो हो रहा है, सी ट्रम्प इज एट द एंड ऑफ अ डे इज अ वेरी वेरी शार्प गाय। वो लगता है वो कैसा भी वो बात करे, वो ना वो एक मैड मैन वो होता है ना, स्ट्रैटेजी होती है कि मैं इतनी या पावरफुल बात करूंगा कि अगला बंदा जो है वो पहले से ही वो डिफेंसिव पे चला जाएगा। सी, इसने बात की कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। मैंने एक्चुअली लाइक इसके बारे में पूरा एक न्यूज़लेटर लिखा ग्रीनलैंड के ऊपर कि ग्रीन ऐसा नहीं है कि यूएस ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए पहले से तैयारी नहीं कर रहा था। यूएस तो वो कर ही रहा था वहां। इनफैक्ट यूएस का एक पूरा डिवीजन है ऑफ स्पेस, जो उनका स्पेस मिलिट्री का जो एक ग्रुप है, उसका जो बेस है ना वो ग्रीनलैंड में है। वो ग्रीनलैंड से फोकस करते हैं नॉट जस्ट अराउंड लाइक यू नो दैट एरिया बट आल्सो इन स्पेस। सी, बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं जिसके बारे में लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आता। ये यूक्रेन की वॉर पहली बात तो यूक्रेन के लिए थी ही नहीं, ये आर्कटिक सर्कल के लिए थी। ये मैंने या ये 2022 से मैं लिख रहा हूँ इस बात को। बाद में जाके लोगों को ये समझ में आया, हाँ हाँ वो वैसा है, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी क्लियर टू मी दैट यूक्रेन हैड नथिंग टू गिव टू एनीवन। फिर यूरोप एग्जिस्टेंशियल फाइट क्यों लड़ेगा फॉर अ कंट्री दैट गिव्स देम नथिंग? वो कोई और चीज थी जिसके लिए लड़ रहे थे, और वो चीज थी आर्कटिक। ग्रीनलैंड पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल पे आता है। इसीलिए अब जो वो सिचुएशन जो बनी है उसमें सी, रशिया के पास 40 आइस ब्रेकर शिप्स है आर्कटिक सर्कल के लिए। अगर मैं सारी कंट्रीज को मिला लूं, नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड को मिला लूं, कनाडा, यूएस, सबको मिला लूं, इन सबके बाद मिला मिलू के भी ना 12 से ज्यादा नहीं है। तो एक एक इम्बैलेंस है इनका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का लड़ाई लेना अगेंस्ट रशिया एक तरह का पागलपन था, क्योंकि मैं जब उसने बोला ना, जब बाइडेन ने पहली बार बोला था कि रजीम चेंज करना चाहती है, पुतिन को निकालना चाहती है, मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा कि आपने क्या समझा पुतिन को? सद्दाम हुसैन? रशिया को आपने इराक समझा? वहां तो सही आपके बात पास है। शक था कि उसके पास ब्रह्मलू एनर्जी है या नहीं है। यहां कोई शक नहीं है, उसके पास है और आपसे ज्यादा है। वहां शक था, वो कभी यूज करेगा नहीं करेगा, यहां आपको कोई शक नहीं है। उसने बोल दिया मैं यूज करूंगा, और आपसे बेटर वेपन्स हैं उसके पास। आप लड़ाई किससे ले रहे हो? ट्रू। वो किस बात से लड़ाई ले रहे हो आप? सी, द थिंग इज, कुछ सोच समझ के बात करनी थी, इन्होंने कुछ सोच समझ के बात नहीं की थी, इसीलिए आज इस सिचुएशन में आ गए हैं। एंड ये जो है वो कांग्रेस ने अपना और पूरी ऑपोजिशन ने, क्योंकि वहां से फंड्स आ रहे थे, अपना का पूरा जो कहते हैं ऑल द एग्स इन वन बास्केट, उन्होंने वही किया। ऑल द एग्स इन वन बास्केट। यहाँ पर ट्रम्प को गाली देना, सबको करना एज इफ के वो दैट इज द राइट वे, क्योंकि यूरोप भी वही कर रहा था। अब यूरोप में एक इनहेरेंट क्राइसिस है।
वो इनहेरेंट क्राइसिस इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ। और जैसे जेडी वैंस ने जो कुछ बात ले डाउन की वो बड़ी क्लियर थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उसका जब तक हल नहीं होगा, और मैं हमेशा से बोलता है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी, जरूरी नहीं कि वो मिसाइल्स और रॉकेट से हो। मेरे नजर में यूरोप के अंदर वो लड़ाई स्ट्रीट वॉर हो सकती है, बिकॉज इट विल बी फॉट ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज लड़ाई ही ऐसी है। अब ये लोग यहाँ भी वही कोशिश कर रहे थे, भारत में भी, और यहाँ यूएस में तो हो ही रहा था। यहाँ तो हुए हैं राइट्स, वहां भी हुए हैं राइट्स, यूके में भी, फ्रांस में भी हुए हैं, जहां पर सी यहाँ पर इन्होंने इतने सारे इलीगल्स भेजे, कितने मिलियंस जो आए यहाँ पर इलीगल। अब कितने सारे तो यंग लोग थे। आप अगर कहीं और किसी देश में अगर आप अपने स्पाइस भेजो, उनके साथ उनको वेपन्स भी देने पड़ते हैं। यहाँ तो वेपन्स देने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर पास वाली दुकान जो है म्यूनिशन की, वहां पर कल वो एक हफ्ता पहले साइन लगा हुआ था कि 10% डिस्काउंट ऑन वो AK-47। अब कर लो बात। वो आपको क्या जरूरत है, आप यहाँ से खरीद के जाओ, वो नेबरहुड वो एम्यूनिशन पे और जो मर्जी करते फिरो। सी यहाँ पर देयर इज अ डीप सिक्योरिटी एंगल, और यही एंगल इंडिया में था। और इनको ये लगा कि ये वो ऑर्केस्ट्रेट कर लेंगे, हालांकि ये कर नहीं पाए, क्योंकि जो जो सिक्योरिटी जो एंगल था वो दोवल साहब ने इतने सही तरीके से प्लग किया है कि लोग समझ नहीं पा रहे। जी, होता क्या है कि मेरी नजर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज होती है कि पावर लेना, पावर इलेक्शन जीतना, वो एक चीज होती है। इलेक्शन जीतते रहना, बार बार जीतते रहना, वो दूसरी चीज होती है। उसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। और तीसरा स्किल सेट होता है उस बार बार पावर जो आप जीतते हो उसको एक्सरसाइज करने के लिए जिंदा रहना। अगर आप देखो फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री टू इंदिरा गांधी टू वाजपेयी, वो किसी ना किसी पड़ाव पे फेल हो गए, इन तीनों में से। तो ये इतने सारे दुश्मन होते हुए भी देश का चलते रहना, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। और ये कितनी भी इन्होंने कोशिश कर ली, ये उसको रोक नहीं पाए। और आगे जाके अब तो नेक्स्ट 4 years are the years which is an opportunity that only comes once in thousands of years. अब वो टाइम आया है, ये चूकना नहीं चाहिए। यानी कि गेम अभी शुरू हुई है। हाँ। ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, ये टर्निंग पॉइंट है आपके हिसाब से। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट। ये वाटरशेड है, ये वाटरशेड है, और इन्होंने बड़ा अच्छा से खेला, बिकॉज उसको ट्रम्प को आप एंटेगनाइज नहीं कर सकते थे, और उनके साथ लह पे लह वो चलना बड़ा जरूरी था। और जो उन्होंने जो जिन लोगों को हायर किया है, सी अगर आप देखो पीट हेग्सेट, उन्होंने तो किताब लिखी थी अमेरिकन क्रूसेड अगेंस्ट द इस्लामिक टेररिज्म, राइट। अगर आप उनको जो उनके बाकी जो कैश पटेल जो है, और माइक वॉल्स जो उनके NSA हैं जिनसे मिले भी थे मोदी जी, तुलसी गैबर्ट, इन सबको अगर आप देखें तो एक खास डायरेक्शन दिखाई देता है जो यूएस का है। वही डायरेक्शन इंडिया का हमेशा से होना चाहिए था, और 2014 के बाद रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो डायरेक्शन एक साथ हुआ है। तो मेरी नजर में ये वाटरशेड है, ये वंस इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है। दैट मीन्स मोदी जी और ट्रंप अगर दोनों मिल जाते हैं, इधर पुतिन नेतन्याहू तो नहीं है, ये जो क्वाड बन रहा है, पर्सनल क्वाड, दिस इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। बिकॉज जो वैंस ने जैसे बोला है कांग्रेस को, वहां पर यूरोपियंस को सुनाया है कि हो क्या गया है, बंदे थे पुत्र क्यों नहीं बनते हो, डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ा के रख दी आपने। एंड आई एम शॉक्ड कि वही लोग हैं जो हमारे साथ कोल्ड वॉर में पार्टनर थे, आज इनकी हालत क्या है। मैं तो खुद हैरान हूं। व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिम, आई वाज थिंकिंग कि ये वहां पे गए हैं तो वहां पे यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे, यू नो ही विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स। ही डिड नॉट इवन मेंशन दोस थिंग्स, सिर्फ पासिंग कमेंट था। बाकी 20 मिनट ही केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट जस्ट दीज थिंग्स, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। दैट मीन्स अब डायरेक्शन अमेरिका की चीजों को देखने की, जो रियलिटी में देखनी चाहिए वैसी हो गई है।
इलीगल्स के ऊपर बात हो रही है कि आप अपनी कंट्री का सत्यानाश कर रहे हो अपने ही हाथों से. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू यू? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू एंड यू आर नॉट रेडी टू इवन चेंज योरसेल्फ. और यही चीज शायद भारत में भी एक मैसेज है मोदी जी की तरफ से कि नाउ द बैकर्स ऑफ कांग्रेस, जो टूल किट मशीनरी थी वो टूट गई है, उसकी बैकबोन टूट गई है. मोदी जी स्ट्रॉन्गर दिखते हैं, वो स्ट्रॉन्गर आई भी हैं, ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत को लाकर खड़ा कर दिया. और जो कांग्रेस है उसके इंटरनेशनल बैकर्स एंड बैकिंग वो खत्म हो गई है, भारत के अंदर भी खत्म हो गई है. जैसे आपने बोला, बिल्कुल. गेम हैज जस्ट स्टार्टेड एंड दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट. दिस इज द मोमेंट फॉर भारत. अदर इट इज मेक इट और ब्रेक इट. और मोदी जी हैं, ये मेक इट ही करने वाले हैं, ब्रेक तो ये इनके इकोसिस्टम को करने वाले हैं इस बार. देश जी, मुझे लगता है कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. अगर आपको कोई क्लोजिंग कमेंट है, कुछ भी है तो बताइए, अदरवाइज वी जस्ट वाइंड अप कि जो कुछ हुआ है इस बार, राहुल गांधी इस बार अमेरिका टूल किट क्रिएट करने नहीं गए. डरो मत का नारा लगाने वाला डर गया ट्रंप से. तो सी, इटली का रास्ता पहले ही बंद हो गया था मेलेडी की वजह से. ये वाला रास्ता और बंद हो गया. यूरोप को अब कोई पूछेगा नहीं, और चाइना के अपने लाले पड़े होंगे. बिकॉज सी, इन्होंने ट्रंप हैज ऑलरेडी कॉल्ड अप पुतिन. उनकी जो डिस्कशन बहुत तगड़ी हुई है. मेरा ये मानना है कि आई वोंट बी सरप्राइज इफ अगले एक साल के अंदर देयर इज कंप्लीट पीस इन यूक्रेन. इनफैक्ट यूक्रेन का पूरा चेहरा बदल जाए. जो क्वेश्चन हम आज पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन आज से एक साल बाद नहीं पूछ रहे होंगे. हम कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे होंगे. तो वो, अगर रशिया भी अगर यूएस के साथ मिल जाता है, तो विवेक रामास्वामी ने जो कहा था ना कि अगर रशिया को अपने साथ मिला लो तो चाइना अकेला पड़ जाएगा. तो इनके पास और कोई सी, अगर यूएस की इकोनॉमी अगर वो नहीं रहती तो चाइना के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, राइट. तो वो भी अपने सोचेगा लिमिटेड ऑप्शन. अगर इंडिया भी मार्केट नहीं रही, रशिया भी मार्केट नहीं रही, यूके भी, यूएस भी मार्केट नहीं रही, तो वो सिर्फ यूरोप ही बचती है बस. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये चेंज होने वाली हैं. तो इसीलिए आगे आने वाला टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. चलिए, ये जो टाइम इंपॉर्टेंट है, आप भी पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर पूरा अपनी फोकस रखते हैं. विल कीप ऑन डिस्कसिंग दोज थिंग्स बिकॉज जो इनसाइट्स आप अमेरिका में बैठकर दे सकते हैं. आई कैन टॉक अबाउट चाइना, आई कैन टॉक अबाउट इंडिया वेरी क्लियरली बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री. आई नो वी आर इन टच विद दोज. और आपका जो फोकस है अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर और जो पकड़ है आपकी, एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन कि वाई राहुल गांधी डिड नॉट गो टू अमेरिका दिस टाइम, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ आप ही बता सकते थे. इसलिए यू जस्टिफाइड द होल टॉपिक एंड आई एम श्योर पीपल हु आर लिसनिंग ऑल्सो दे मस्ट बी थैंकफुल कि एटलीस्ट समबडी टुक अप कि यार राहुल गांधी इस बार अमेरिका गया क्यों नहीं है. इसलिए बिकॉज मोदी जी इज द न्यू बॉस और साथ में मिल गया है ट्रंप. और अगर पुतिन भी साथ में मिल गए, और ये पहला बार होगा कि भारत चाइना को उसी के घर में बैठकर डरा कर रखेगा. अगर सोच के देखिए, हमारे पास राफेल, सुकोई 57 एंड F-35 तीनों आ जाए, व्हाट विल हैपन टू शी जिनपिंग? मुझे नहीं लगता इसको नींद आने वाली है. वैसे भी आ नहीं रही क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है. एनीवेज, थैंक यू देश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक. होप टू सी यू सून. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद.